अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्जिमा। जिल्द की एक बीमारी है जिसमें हमारी जिल्द जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और हमारी जिल्द जो है वो इन्फ्लेम कर जाती है। मर्ज़ तो ये जिल्द का है लेकिन छूत का नहीं है। बच्चों में ये मर्ज़ ज़्यादा कॉमन है, लेकिन किसी भी उम्र के लोग जो हैं एक्जिमा का शिकार हो सकते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे तक रहती है। याद रखिए, जिल्द के हवाले से जितने भी हमारे इमराज आते हैं वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिल्द की बीमारियां इतनी जल्दी ठीक नहीं होती हैं। तो इसी तरह एक्जिमा जो है ये भी जल्दी ठीक होने वाला मर्ज़ नहीं है, ये भी ठीक होने में टाइम लेता है। लेकिन अगर आप बेहतरीन अद्वियात का इंतखाब करें, आप पेशेंट को खाने पीने का परहेज़ बताएं और आप उससे कुछ एहतियाती तदाबीर बताएं, तो नतीजे के तौर पर हम अपनी होम्योपैथिक अद्वियात से इस मर्ज़ पर बहुत जल्दी काबू पा लेते हैं। तो एक्जिमा का जब आपने इलाज शुरू करना है तो हो सकता है आप 10 दिन के अंदर अपने पेशेंट को क्योर कर लें और हो सकता है कि आपको 3 से 4 महीने लग जाएं। लेकिन आपने इलाज शुरू करने से पहले अपने पेशेंट को लाजमी तौर पर एजुकेट करना है कि जिल्द के जो इमराज होते हैं वो दूर होने में टाइम लेते हैं। लिहाजा अगर उनका मर्ज़ जो है वो ठीक होने में थोड़ा टाइम ले तो उन्होंने घबराना नहीं है कि एक्जिमा छूत का मर्ज़ नहीं है, लेकिन ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। बच्चों में ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये किसी भी उम्र के फ़र्द को, मर्द को, औरत को, लड़के को, लड़की को ये मर्ज़ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर भी कर देती हैं। यही बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कही है कि आपने एहतियाती तदाबीर बतानी है, क्योंकि एक्जिमा का मर्ज़ या जल्दी अमराज जब हमारे सामने आते हैं तो बहुत जल्द हम खुद से अवेयर हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमें तंग कर रही है, कौन सी चीज़ हमारे मर्ज़ को ट्रिगर कर रही है यानी उसमें ज़्यादती कर रही है, और कौन सी एहतियाती तदाबीर हम अपनाते हैं तो हमारे मर्ज़ में कमी होना शुरू हो जाती है और हमें अफाका महसूस होता है। तो ये एक्जिमा जो है जिल्द का एक मर्ज़ है और हमारी जिल्द जो है आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इस जिल्द का काम जो है ये एक बैरियर के तौर पर काम करती है और हमें हमारे माहौल में, फ़िज़ा में मौजूद आलूदगियों से महफूज करती है। तो जब हमारे ये जिल्द का जो बैरियर फंक्शन है ये किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर हम जिल्द की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। और एक्जिमा भी जिल्द की उन्हीं बीमारियों में है जिसकी एक बेसिक वजह हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी हमारे अपने इम्यून सिस्टम की जो कमज़ोरी है वो एक्जिमा को पैदा कर देता है। एक्जिमा जो है आपके बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर हो सकता है, आपके हाथों पे, गर्दन पे, आपकी नाक पे, आपके गालों पे, आपके सर के पिछले हिस्से पे जहाँ पे आपके बालों के मार्जिन बनते हैं यानी कान के पीछे, सर के पिछले हिस्से की तरफ, बालों में आपके एक्जिमा हो सकता है, आपके होंठों पे हो सकता है, एंकल्स पे हो सकता है। बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, आपके इवन जेंटल ऑर्गन के ऊपर एक्जिमा पाया जाता है। तो हमारी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पर एक्जिमा ना हो सके। बाद औक़ात हालांकि ये छूत का मर्ज़ नहीं है, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि जब आप इसको खुजलाते हैं और उस खुजलाने की वजह से अगर वो क्रस्टेड एक्जिमा है और नीचे मवाद पाया जा रहा है तो वहाँ से जो पानी रिसता है या मवाद बहता है तो बाद औक़ात वो मवाद जब अपनी ही जिल्द को कहीं लगता है तो वहाँ पर ख़ारिश होने की वजह से वहाँ पर भी एक्जिमा जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। इस मर्ज़ के फैलने की या होने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो वही जो मैंने आपको बताई कि आपका अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो आप एक्जिमा का शिकार हो सकते हैं। जेनेटिक भी हो सकता है। हमारे माहौल में जो मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ पाई जाती हैं जैसे डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, हे फीवर वगैरह, अस्थमा वगैरह, ये चीज़ें भी जो हैं एक्जिमा को पैदा कर सकती हैं या ट्रिगर कर सकती हैं। फिर हमारे इमोशनल जो हमें स्ट्रेस आते हैं जैसे एंग्जाइटी है या डिप्रेशन वगैरह है, ये भी एक्जिमा को पैदा कर सकते हैं।
बच्चों में, छोटे बच्चों में उनका थूक जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर बच्चों की बहुत ज़्यादा थूक बहती है या राल बहती है और उसको जब आप साफ़ करते हैं, अपने हाथ को या अपने कपड़े को रगड़ते हैं, तो नतीजे के तौर पर वहाँ पर रैश होना शुरू होते हैं और फिर वो आगे चलकर एक्जिमा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस हैं, वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो सनयास के ज़माने की भी हो सकती हैं, प्रेगनेंसी के दौर की भी हो सकती हैं, प्यूबर्टी एज की भी हो सकती हैं। हार्मोनल जो चेंजेस हैं ये भी एक्जिमा पैदा कर देते हैं। फिर फंगल, बैक्टीरियल और वायरल अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं तो आपकी स्किन जो है एक्सपोज हो जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर भी एक्जिमा पैदा हो जाता है। वैसे तो एक्सरसाइज जो है आपकी बहुत हेल्प करती है सेहतमंद आपको रखने में, आपकी मुख्तलिफ़ बीमारियों को दूर करने में। लेकिन याद रखिए कि जब आप गर्मियों के मौसम में एक्सरसाइज करते हैं और आपके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ख़ास तौर पर आपके फोल्ड्स के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर या आपके ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड्स बने होते हैं वहाँ पर, तो कसरत से आने वाला पसीना जो है, एक्सरसाइज की वजह से जो कसरत से पसीना आ रहा है, तो उस सूरत में भी आपको एक्जिमा हो जाता है। और ये एक्जिमा मैंने देखा भी है कि कोहनियों के बैंड जो है ना, अंदर की तरफ यानी कि बाजू के, जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पर, तो फिर एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, गर्दन के ऊपर एक्जिमा होना शुरू हो जाता है और गर्मी में इसमें फिर शिद्दत पैदा होना शुरू हो जाती है। जल्द जल भी जाती है बाद औक़ात, यानी कि वो सनबर्न की वजह से नहीं, इस एक्जिमा की वजह से जल्द जल जाती है, वहाँ पर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद ख़ारिश पैदा होती है और वहाँ पर आपकी स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो एक्सरसाइज वैसे तो आपको सेहतमंद रखने में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, लेकिन जब गर्मियों में एक्सरसाइज की जाती है तो जहाँ एक्सरसाइज आपको फ़ायदे देती है तो वहाँ एक्जिमा पैदा करने में भी एक रोल प्ले करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे माहौल में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में चले जाते हैं, दोनों सूरतों में एक्जिमा जो है आपको हो सकता है। इसी तरह ठंडी खुश्क हवा जो है आपको एक्जिमा पैदा कर सकती है। और अगर आप ठंडे पानी में या गर्म पानी में जाते हैं तो भी इस सूरत में आपको एक्जिमा हो जाता है। हालांकि एक्जिमा की मुख्तलिफ़ टाइप्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ उनका ज़िक्र नहीं करने लगी, क्योंकि एक्जिमा जो है जब आता है हमारे पास तो वो ख़ारिश के साथ, जलन के साथ, स्किन ड्राई होने के साथ, मैं अभी सिम्टम्स में वो सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ, तो फिर वो सारे सिम्टम्स हमारे साथ पास जो है एक्जिमा के एक जैसे ही आलमोस्ट आ जाते हैं। सिम्टम्स जो हमारे सामने एक्जिमा के आते हैं उसमें ये कि जिल्द जो है बहुत खुश्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, स्किन के ऊपर रैश बनना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, से आपकी जिल्द के ऊपर धब्बड़ से पड़ना शुरू हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, ख़ारिश करने की वजह से, स्क्रैचिंग की वजह से आपकी जिल्द जो है वो ब्लीड करना शुरू हो जाती है, बाद का जिल्द जो है बहुत मोटी हो जाती है। मज़ीडियम हमारी दवा है जिसमें आप देखें कि जो एक्जिमा बनता है सर के ऊपर, तो उसमें यूँ लगता है जैसे चमड़े की बाकायदा एक टोपी पहनी हुई है, तो लेदरी पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, स्केल्स जो है वो बनते हैं, फ्लेक्स उतरते हैं, स्किन जो है हमारी क्रस्टी हो जाती है, मोटे मोटे खिंड से उनके ऊपर बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है जिल्द की। और बाद औक़ात जो है जो नमी वाला एक्जिमा हमारे सामने आता है उसमें बाकायदा जो है ऊजिंग होती है, मवाद रिसता है वहाँ से। फिर आगे ये कंडीशन जब वर्स करती है तो फिर पेप्यूल्स बनते हैं और उसके बाद पेस्ट्यूल्स बन जाते हैं, पस वाले यानी कि दाने बनना शुरू हो जाते हैं, छाले बनते हैं और स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्जिमा के बहुत सारे मरीज़ देखे हैं और मैंने उनकी कंडीशंस को भी देखा है, बड़ी ही वर्स कंडीशन आती है। क्यों? ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है कि आपका दिल चाहता है कि खुजलाते ही चले जाए और वहाँ पर दाने बने होते हैं, ड्राई होते हैं। जब आप ख़ारिश करते हैं तो ख़ारिश की वजह से उस जगह के ऊपर बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा ख़ारिश तो आप कर लेते हैं, लेकिन कितनी देर तक आप वो बर्निंग सेंसेशन में मुब्तला रहते हैं। फिर खुजलाने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। एक्जिमा जो है आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो है ट्रिगर करना शुरू कर देता है। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये जो एक्जिमा है ये एक इंतहाई मिज़रेबल कंडीशन है। आपको इस मर्ज़ से छुटकारा अगर पाना है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेंगी।
وہ چیزیں جو اس کو پیدا کر رہی ہیں ان سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ ہماری خوراک بھی ایک اہم رول پلے کرتی ہے، یعنی جن لوگوں کو جلد کی تکالیف ہیں وہ ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں کہ میٹھا اور تیز مرچ مسالے جو ہیں وہ جلد کی تکالیف کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا اگر آپ ایگزیما میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ میٹھے کا استعمال کریں گے یا بہت زیادہ اسپائسی فوڈز کا استعمال کریں گے تو دونوں صورتیں جو ہیں آپ کے مرض کو ورس کر دیں گی۔ لہذا اگر آپ ایگزیما کو ٹریگر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں یا آپ ایگزیما کے لیے دوائی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ آپ رف قسم کے جو وول فیبرکس ہوتے ہیں نا، آپ ان کا استعمال نہ کریں۔ آپ کی سکن ڈرائی رہنا شروع ہو گئی ہے تو آپ موئسچر کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ گرمی میں اور بہت زیادہ پسینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ٹھنڈی خشک ہواؤں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر آپ کو کسی خوشبو سے الرجی ہوتی ہے تو کوشش کریں اس خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کا کام اس نوعیت کا ہے کہ کیمیکلز آپ کے روزمرہ کے کاموں میں شامل ہیں تو وہ کیمیکلز جو ہیں وہ اریٹنٹ کا کام کریں گے، لہذا آپ ان سے بچیں۔ سٹریس نہ لیں، انگزائٹی کا شکار نہ ہو، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی خوراک ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ آپ بہت جلد، چونکہ ایگزیما جو ہے جلدی جانے والا مرض نہیں ہے، لہذا بہت جلد جو ہے آپ اپنے مرض کے حوالے سے جان جاتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے مرض میں افاقہ کر رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اختیار کیجئے جو مرض میں افاقہ کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کیجئے جو آپ کے مسئلے کا بگاڑ کر رہی ہیں۔ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہومیوپیتھک ادویات سے ایگزیما کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گی۔ شکریہ۔